आज हमारा टॉपिक है एड्रेनर्जिक ड्रग्स। एड्रेनर्जिक ड्रग्स में हम आज क्लासिफिकेशन के बारे में बात करेंगे कि जिस टाइप के वो एक्शन शो करते हैं, जिस तरीके से वो एक्ट करते हैं एड्रेनर्जिक ड्रग्स, उनके हिसाब से ये कोशिश की गई है कि उन्हें पर्टिकुलर क्लासिफिकेशंस में डिवाइड करके यहाँ पे एक्सप्लेन किया जाए। ओके, सो ऑलरेडी हम एड्रेनर्जिक ड्रग्स में ये पढ़ चुके हैं कि रिसेप्टर्स होते हैं। रिसेप्टर्स दो तरीके से डिवाइड किए गए थे, अल्फा रिसेप्टर्स और बीटा रिसेप्टर्स। अल्फा रिसेप्टर्स को हमने फर्दर डिवाइड किया था इनटू अल्फा 1 रिसेप्टर एंड अल्फा 2 रिसेप्टर्स, और बीटा रिसेप्टर को डिवाइड किया था बीटा 1, बीटा 2, बीटा 3 रिसेप्टर्स। ओके, अल्फा एंड बीटा रिसेप्टर्स में हमने ये भी देखा था कि कौन सा रिसेप्टर जब एक्टिवेट होता है तो बॉडी में किस तरीके के सिंपैथेटिक एक्शन शो करता है किस ऑर्गन पे। ओके, सो उसी नॉलेज के बेसिस पर सबसे पहले हम ड्रग्स को डिवाइड कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ सेलेक्टिविटी। सेलेक्टिविटी का मतलब है कि जो भी एड्रेनर्जिक ड्रग्स हम पढ़ेंगे या जो भी एड्रेनर्जिक ड्रग्स पेशेंट्स पे एडमिनिस्टर किए जाते हैं, उन एड्रेनर्जिक ड्रग्स में कुछ ऐसे ड्रग्स होते हैं जो नॉन सेलेक्टिव होते हैं। नॉन सेलेक्टिव का मतलब है कि वो किसी जहाँ पर भी सिंपैथेटिक एक्शंस की ज़रूरत है, जहाँ पर भी अल्फा बीटा रिसेप्टर्स होंगे, हर जगह के जाके वो एक्शन शो करेंगे। ओके, कुछ ड्रग्स होंगे जो सारे के सारे अल्फा रिसेप्टर्स पे वर्क करते हैं नॉन सेलेक्टिवली, कुछ बीटा रिसेप्टर्स पे वर्क करते हैं, और कुछ ऐसे भी ड्रग्स हैं जो सिलेक्टिव हैं, जो केवल अल्फा 1 पे या अल्फा 2 पे या बीटा 1 बीटा 2 पे वर्क करते होंगे। ओके, सो उसके बेसिस पे सबसे पहला है नॉन सेलेक्टिव अल्फा बीटा एगोनिस्ट। एगोनिस्ट वर्ड हमने इसलिए यूज़ किया है क्योंकि यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं कि ये वो ड्रग्स हैं जो एड्रेनर्जिक इफेक्ट शो करते हैं। ओके, सो एड्रेनर्जिक इफेक्ट शो करने वाले ड्रग्स को हम एगोनिस्ट कहेंगे, और जो एड्रेनर्जिक इफेक्ट्स को ब्लॉक करते हैं उनको हम एंटागोनिस्ट कहेंगे, एड्रेनर्जिक एंटागोनिस्ट। ओके, सो नॉन सेलेक्टिव अल्फा बीटा एगोनिस्ट में सबसे पहले है एड्रेनालिन। ओके, नेक्स्ट नॉर एड्रेनालिन, एम्फेटामाइन और एफेड्रिन। ओके, सो ये वो ड्रग्स हैं जो जब एडमिनिस्टर किया जाएगा पेशेंट की बॉडी में तो वो सभी अल्फा और बीटा रिसेप्टर्स को एक्टिवेट करेंगे, और पर्टिकुलर जो रिसेप्टर भी एक्टिवेट होंगे वो अपना एक्शन शो करेंगे। ओके, नेक्स्ट वन है सेलेक्टिव अल्फा 1 एगोनिस्ट। सेलेक्टिव अल्फा 1 एगोनिस्ट जो है, अल्फा 1 एगोनिस्ट सबसे ज़्यादा किस पे वर्क करता था? वेस्कुलर स्मूथ मसल्स पे। ओके, सो यहाँ पे स्पेसिफिकली जो अल्फा 1 एगोनिस्ट है उसमें फिनाइलेफ्रिन आता है, मेफेंटामाइन आता है और मिथॉक्सामाइन आता है। सेलेक्टिव अल्फा 2 एगोनिस्ट, सेलेक्टिव अल्फा 2 एगोनिस्ट में क्लोनिडिन आता है, मिथाइल डोपा आता है। ओके, अल्फा 2 रिसेप्टर्स आपको याद होंगे कि अल्फा 2 रिसेप्टर्स बेसिकली जो प्री टर्मिनल जंक्शन होता है उसमें प्रेजेंट होते हैं, और वो हेल्प करते हैं कंट्रोल करने के लिए कि कितना नॉरएपिनेफ्रिन या नॉरएड्रेनालिन रिलीज होना चाहिए। ओके, सो उसमें ये मदद करते हैं, और पोस्ट जंक्शनली भी ये प्रेजेंट होते हैं। नॉन सेलेक्टिव बीटा एगोनिस्ट में आइसोप्रेनालिन आता है, जो बीटा 1 बीटा 2 सब पे ही वर्क करेंगे। बीटा 1 सेलेक्टिव के लिए डोपामाइन और डोबुटामाइन आता है। बीटा 1 एगोनिस्ट जो है, बीटा 1 रिसेप्टर्स जो हैं वो आपको याद होगा कि वो सेलेक्टिव, उनका जो इफेक्ट है वो सबसे ज़्यादा हार्ट में दिखाई देता है, और बीटा 2 जो रिसेप्टर्स हैं वो बेसिकली सबसे ज़्यादा अपना इफेक्ट शो करते हैं ब्रोंकियल स्मूथ मसल्स में या लंग्स में। ओके, सो B2 जो एगोनिस्ट हैं उनमें आता है सैल्ब्यूटामॉल, रिटोड्रिन, टर्ब्यूटाइलिन, सैल्मेट्रॉल एंड मिटाप्रोटेनॉल। ओके, सो ये ड्रग्स थे जो हमने डिवाइड किए हैं ऑन द बेसिस ऑफ सेलेक्टिविटी। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं सेकेंड क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ थेराप्यूटिक एक्शन या फिर ऑन द क्लिनिकल यूसेस ऑफ द ड्रग। ओके, सो अगर क्लिनिकल यूसेस की बात करें तो सबसे पहले आता है वैसोप्रेसर्स। वैसोप्रेसर मतलब ये वो ड्रग्स हैं जो वेसल्स में प्रेस मतलब कॉन्स्ट्रिक्शन का काम करेंगे। तो जब भी किसी व्यक्ति को एक्सट्रीम हाइपोटेंशन होता है तो उनको मतलब उनकी बॉडी में बीपी इंक्रीज कराने के लिए या वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट कराने के लिए हम कौन से मेडिसिन देंगे? ये ड्रग्स देंगे जो वैसोप्रेसिंग एक्टिविटी या प्रेशर एक्टिविटी शो करेंगे। ओके, सो सबसे पहले आता है नॉरएड्रेनालिन। ओके, नॉरएड्रेनालिन ऑलरेडी यहाँ पे जो हमने सेलेक्टिविटी के बेसिस पे देखा था, ये इसीलिए हमने डिवाइड किया है ताकि हमें क्लिनिकल यूजेस के टाइम में ज़्यादा अच्छे से समझ में आए कि कौन सा ड्रग किस रिसेप्टर पे एक्ट करता है, तो हमें ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा कि उसका जो क्लिनिकल यूज़ है वो किस तरीके से है। ओके, सो नॉरएड्रेनालिन अल्फा बीटा दोनों पे वर्क करते हैं, तो ये वैस्कुलर स्मूथ मसल्स पे भी वर्क करते हैं, इसीलिए वैस्कुलर स्मूथ मसल्स को ये कॉन्स्ट्रिक्ट करने में मदद करेंगे। ओके, फिनाइलेफ्रिन
और जो मिथॉक्सामाइन है ये अल्फा 1 रिसेप्टर्स पे ये जो अल्फा 1 रिसेप्टर्स पे एक्ट करते हैं, और अल्फा 1 रिसेप्टर्स हमें पता है कि ये वैस्कुलर स्मूथ मसल्स पे एक्ट करते हैं। ओके, डोपामिन जो है बीटा 1 रिसेप्टर्स पे एक्ट करते हैं। बीटा 1 जो रिसेप्टर है वो हार्ट पे एक्टिवेट होता है, इसीलिए ये ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में या ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करने में मदद करेगा। सो दीज आर ड्रग्स जो वैसोप्रेसिंग एक्टिविटी शो करते हैं। ओके, नाउ द सेकेंड वन इज कार्डियक स्टिमुलेंट। कार्डियक स्टिमुलेंट का मतलब है ये वो ड्रग्स है जो कार्डियक एक्टिविटीज़ को इंक्रीज करेंगे, लाइक इंक्रीजिंग द हार्ट रेट, इंक्रीजिंग द ब्लड प्रेशर। तो इसमें आता है एड्रेनालिन। ओके, एड्रेनालिन भी अल्फा बीटा दोनों पे ही एक्ट करते हैं, ये नॉन सेलेक्टिव ड्रग है, तो ये वैस्कुलर स्मूथ मसल पे प्लस हार्ट पे दोनों ही जगह एक्टिवेट होंगे, तो दस इट कैन एक्ट एज अ कार्डियक स्टिमुलेंट। ओके, डोबुटामाइन जो है और जो डोपामाइन है ये दोनों ही बीटा 1 रिसेप्टर्स पे वर्क करते हैं, इसीलिए ये स्पेसिफिकली कहाँ वर्क करते हैं, ये हार्ट पे वर्क करते हैं, तो ये स्टिमुलेट कर सकते हैं कार्डियक एक्टिविटीज़ को। आइसोप्रेनालिन जो है ये बीटा अगोनिस्ट है, मतलब ये सारे ही बीटा रिसेप्टर्स पे वर्क करेंगे, तो ये भी हार्ट पे इक्वली अफेक्ट कर सकते हैं। एफेड्रिन जो है ये अल्फा बीटा दोनों पे ही वर्क करते हैं, तो इस तरीके से ये वैस्कुलर स्मूथ मसल्स पे और हार्ट पे दोनों ही वर्क करेंगे, तो कार्डियक एक्टिविटीज़ को इंक्रीज या स्टिमुलेट कर सकते हैं। ओके, नाउ द नेक्स्ट थिंग इज सीएनएस स्टिमुलेंट। सीएनएस स्टिमुलेंट वो होते हैं जो ड्रग्स एडमिनिस्टर करने पे हमारी बॉडी में ब्रेन से पर्टिकुलर न्यूरोट्रांसमीटर्स के रिलीज को इंक्रीज करते हैं, और साथ ही साथ ब्रेन की एक्टिविटीज़ इंक्रीज करते हैं, जैसे प्लेजर हो गया, अटेंशन हो गया, ये सारी चीज़ें इंक्रीज करने में मदद करते हैं। ओके, सो सीएनएस स्टिमुलेंट्स में ये सारे ड्रग्स हैं जो बेसिकली अल्फा बीटा मतलब नॉन सेलेक्टिव ड्रग्स हैं जो अल्फा और बीटा दोनों पे वर्क करेंगे, एंड इस तरीके से ये जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं उनके लेवल को इंक्रीज करने में मदद करेंगे। ओके, इसमें आता है एम्फेटामिन, एफेड्रिन, मिथाम्फेटामाइन और डेक्सामेथाम्फेटामाइन। ओके, सो दीज आर ड्रग्स जो सीएनएस की एक्टिविटी मतलब मूड, अटेंशन, प्लेजर, ये सारी चीज़ें इंक्रीज करने में मदद करेंगे। ओके, नाउ द नेक्स्ट थिंग इज ब्रोंकोडायलेटर्स। तो ब्रोंकोडायलेटर्स तब दिया जाएगा जब हमें ब्रोंकस को डायलेट कराना है, मतलब इन केसेस लाइक स्पूटम कंजेशन है या स्पूटम फिल्डअप हो गया है, या ऐसे किसी सिचुएशन में या एयरवे ज़्यादा एयर पास होना है, उन सारी कंडीशंस में वी वांट द ब्रोंकस टू बी डायलेटेड। या मान लीजिए ब्रोंकियल कंस्ट्रक्शन है, तो उस केस में हम चाहते हैं कि ब्रोंको डायलेशन टू रिलीव दी रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस। ओके, सो उन कंडीशंस में हम दे सकते हैं एड्रेनर्जिक ड्रग्स को। तो एड्रेनर्जिक ड्रग्स में फर्स्ट आता है आइसोप्रेनालिन। आइसोप्रेनालिन बीटा अगोनिस्ट है, मतलब बीटा 1 बीटा 2 दोनों पे एक्ट करेंगे, और हम जानते हैं कि बीटा 2 जो है वो ब्रोंकियल मसल्स पे एक्ट करते हैं, तो ये ब्रोंकियल मसल्स को स्टिमुलेट करेंगे और डायलेट करने में मदद करेंगे। ओके, साल्बुटामॉल जो है ये सेलेक्टिवली बीटा 2 पे वर्क करते हैं, बीटा 2 ब्रोंकियल मसल्स। ये भी दोनों ड्रग्स जो हैं डर्ब्यूटालाइन और सैल्मेटेरॉल, ये दोनों भी बीटा 2 सेलेक्टिव एगोनिस्ट हैं। इसका मतलब है कि इन ड्रग्स के देने पर केवल और केवल बीटा 2 रिसेप्टर्स एक्टिवेट होंगे जो स्पेसिफिकली लंग में ब्रोंकियल मसल्स को डायलेट करने में मदद करेंगे। ओके, नाउ द नेक्स्ट थिंग इज नेजल डीकंजेस्टेंट। नेजल डीकंजेस्टेंट्स वो ड्रग्स हैं जो अगर हम एड्रेनर्जिक ड्रग्स के बारे में बात करें तो एड्रेनर्जिक ड्रग्स किस तरीके से नेजल डीकंजेशन वर्क मतलब एक्शन का लाने में किस तरीके से मदद करते हैं। जो एड्रेनर्जिक ड्रग्स हैं ये वैसो कंस्ट्रिक्शन कॉज करते हैं नेजल एरियाज में, एंड इस तरीके से नेजल कंजेशन को रिलीव करने में वो मदद करते हैं। ओके, इट हेल्प्स टू डीकंजेस्ट दी नेजल एरियाज। ओके, सो उसमें आते हैं फिनाइलेफ्रिन। फिनाइलेफ्रिन अल्फा 1 सेलेक्टिव ड्रग है, तो अल्फा 1 वैस्कुलर स्मूथ मसल्स के लिए होता है, तो वहाँ पे जाके ये वैस्कुलर स्मूथ मसल्स में कॉन्स्ट्रिक्शन करेंगे, और कॉन्स्ट्रिक्शन करेंगे तो वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन होगा, वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन होगा तो नेजल डिकंजेशन हो जाएगा। ओके, ज़ाइलोमेटाजोलिन जो है वो अल्फा एगोनिस्ट है, तो ये भी वैस्कुलर स्मूथ मसल्स में वर्क करेंगे। ऑक्सीमेटाजोलिन जो है ये भी अल्फा 1 एगोनिस्ट है, तो ये वैस्कुलर स्मूथ मसल पे आप वर्क करेंगे। और स्यूडोएफिड्रिन जो है स्यूडोएफिड्रिन जो है ये भी अल्फा 1 एगोनिस्ट है, अल्फा एगोनिस्ट है एक्चुअली, तो ये भी वैस्कुलर स्मूथ मसल्स पे। तो ये चारों ही ड्रग हम देख रहे हैं कि ये वैस्कुलर स्मूथ मसल्स पे एक्ट करेंगे, तो ये वहाँ पे वैसो कंस्ट्रिक्शन कॉज करके इट विल हेल्प टू कॉज द नेजल डीकंजेशन। ओके, नाउ द नेक्स्ट थिंग इज यूट्राइन रिलैक्सेशन या यूट्राइन रिलैक्सेंट के तौर पर।
सो यूट्राइन रिलैक्सेंट, हमने पिछले सेशन में इस चीज़ को पढ़ा था कि बीटा 2 जो रिसेप्टर्स हैं ये ब्रोंकियल मसल्स ऑफ द लंग के अलावा जीआई और यूट्रस जो हैं उनमें भी प्रेजेंट होते हैं। तो यूट्राइन एरिया में ये इनहिबिशन ऑफ लेबर या रिलैक्सेशन कॉज करते हैं। तो यहाँ जितने भी ड्रग्स हम पढ़ रहे हैं ये बेसिकली बीटा 2 है, क्योंकि यूट्राइन जो एरिया है वहाँ पे बीटा 2 रिसेप्टर्स ही प्रेजेंट होंगे। तो सारे के सारे ड्रग्स जो हैं वो बीटा 2 एगोनिस्ट हैं। तो यहाँ पे रिटोड्रिन है, सैल्ब्यूटामॉल है, आइसोक्स्पिरिन है और टर्ब्यूटेलिन है। ये सारे के सारे ड्रग्स जब एडमिनिस्टर किए जाएंगे तो ये यूट्रस में रिलैक्सेशन कॉज करेंगे। प्रीमेच्योर लेबर या प्री टर्म लेबर्स में ये जो लेबर है उसको इनहिबिट करने में मदद करेंगे। डिस्मेन्यूरिया, पेनफुल मेंस्ट्रुएशन जो है उसमें ये हेल्प करते हैं यूट्राइन को रिलैक्स करने में। तो इस तरीके से दिस ड्रग्स कैन बी गिवन फॉर द यूट्राइन रिलैक्सेशन। ओके, नेक्स्ट इज एनोरेक्टिक्स। एनोरेक्टिक्स वो ड्रग होते हैं जो हंगर को डिप्रेस करने में या कम करने में या एपेटाइट को कम करने में, या हम कह सकते हैं कि ओबिसिटी को कम करने में जो ड्रग्स यूजफुल होते हैं उन्हें हम एनोरेक्टिक्स कहते हैं। ओके, ये एनोरेक्टिक्स क्या करते हैं? दे विल इंक्रीज द रिलीज ऑफ नॉरएपिनेफ्रिन या नॉरएड्रेनालिन, सेरोटोनिन जो एक न्यूरोट्रांसमीटर है, और डोपामाइन। ओके, सो ये तीनों ही जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं इनके रिलीज को बहुत ज़्यादा बढ़ाने में हेल्प करते हैं एनोरेक्टिक्स। और जब ये तीनों ही न्यूरोट्रांसमीटर्स इंक्रीज होते हैं बॉडी में तो हंगर डिप्रेस हो जाता है, मतलब भूख जो है वो बहुत कम हो जाता है। तो इस तरीके से इस लॉजिक को यूज़ करते हुए अगर इन ड्रग्स को किसी भी व्यक्ति को एडमिनिस्टर किया जाए तो उनकी ओबिसिटी को कंट्रोल करने में या वेट लॉस को एनहांस करने में मदद मिल सकती है। ओके, तो उसमें आते हैं फेनफ्लोरामिन, ओके, सिविट्रामिन और डेक्सेनफ्लोरामिन। ये तीनों ही ड्रग्स जो हैं ये बेसिकली वर्क करते हैं इन 3 न्यूरोट्रांसमीटर्स के लेवल को इंक्रीज करने में बॉडी से। ओके, नाउ ये तो हमने थेरेपेटिक एक्शंस के बारे में पढ़ा। अब हम बात कर रहे हैं कि ड्रग्स किस तरह एक्ट करेंगे उस हिसाब से। तो एक्शन के हिसाब से 2 तरीके से हम डिवाइड कर सकते हैं एड्रेनर्जिक ड्रग्स को। एक है डायरेक्टली एक्टिंग और एक है इनडायरेक्टली एक्टिंग। डायरेक्टली एक्टिंग का मतलब है कि जो रिसेप्टर पे एक्ट करेंगे और रिसेप्टर की जो एक्टिविटी है उसको इंक्रीज करने में मदद करेंगे। इनडायरेक्टली एक्टिंग एड्रेनर्जिक ड्रग्स वो होते हैं जो रिसेप्टर पे डायरेक्टली तो जाके एक्ट नहीं कर सकते हैं, लेकिन न्यूरोट्रांसमीटर बेसिकली हम कहते हैं नॉरएपिनेफ्रिन या नॉरएड्रेनालिन, उनके रिलीज को इंक्रीज कर न्यूरोट्रांसमीटर के एक्शन रिसेप्टर के एक्शन को इंक्रीज करने में जो मदद करेंगे। तो वो इनडायरेक्ट तरीका हुआ, इसलिए उन ड्रग्स को हम इनडायरेक्टली एक्टिंग ड्रग्स बोलेंगे। ओके, सो डायरेक्टली एक्टिंग ड्रग्स वो हैं जो रिसेप्टर्स पे डायरेक्टली एक्ट करेंगे। इनडायरेक्टली एक्टिंग वो है जो रिसेप्टर्स पे डायरेक्टली एक्ट नहीं करेंगे लेकिन न्यूरोट्रांसमीटर लाइक नॉरएपिनेफ्रिन या नॉरएड्रेनालिन उनके रिलीज को इंक्रीज कर या रीअपटेक को कम कर क्या करेंगे, वहाँ पे ज़्यादा अवेलेबल कराएंगे सिनेप्टिक क्लेफ्ट में, तो रिसेप्टर्स ज़्यादा जल्दी एक्ट करेंगे। ओके, तीसरा जो क्लास है वो मिक्सड है, मतलब कुछ ऐसे भी ड्रग्स हैं जो न्यूरोट्रांसमीटर के रिलीज या रीअपटेक को रिलीज को बढ़ा सकते हैं या रीअपटेक को कम कर सकते हैं, या फिर रिसेप्टर को भी वो उनकी एक्टिविटी इंक्रीज करने में मदद कर सकते हैं। तो जिनके पास दोनों ही एक्शन प्रेजेंट होते हैं उन्हें हम मिक्स्ड एक्टिंग एड्रेनर्जिक ड्रग्स बोल सकते हैं। ओके, सो डायरेक्टली एक्टिंग ड्रग में फर्स्ट आता है एपिनेफ्रिन या एड्रेनालिन। ओके, सो एपिनेफ्रिन अल्फा 1, अल्फा 2 एंड बीटा 1 पे बेसिकली वर्क करते हैं, इनके एक्शंस को बढ़ाने में मदद करेंगे। नॉरएपिनेफ्रिन भी अल्फा 1, अल्फा 2, बीटा 1 पे स्पेसिफिकली एक्ट करते हैं। डोपामिन जो है वो अल्फा 1, बीटा 1 पे स्पेसिफिकली एक्ट करेंगे। ओके, एंड सबसे ज़्यादा वो बीटा 1 पे एक्ट करते हैं। हमने यहाँ पे देखा कि बीटा 1 पे डोपामाइन और डोब्यूटामाइन था। तो डोपामाइन एक्ट स्पेसिफिकली ऑन बोथ, जनरली ऑन बोथ, लेकिन स्पेसिफिकली ऑन द बीटा 1 रिसेप्टर। ओके, इनके अलावा जो डायरेक्टली एक्टिंग है वो है आइसोप्रेनालिन, ओके, डोब्यूटामाइन, फिनाइलेफ्रिन और क्लोनेडिन। ओके, सो ये डायरेक्टली एक्टिंग है। नाउ इनडायरेक्टली एक्टिंग में आते हैं कोकेन, TCA is tricyclic antidepressants, ओके, एम्फेटामाइंस एंड टेरामिन्स। ये जो हैं ये डायरेक्टली रिसेप्टर्स पे वर्क नहीं करेंगे, ये नॉरएपिनेफ्रिन के रिलीज़ को बढ़ाकर, या जो ये बेसिकली जो कोकेन और TCA हैं ये क्या करते हैं कि ये रिलीज़ को बढ़ाते नहीं हैं, ये रीअपटेक को कम करते हैं और ये रिलीज़ को बढ़ाने में मदद करते हैं। तो इस तरीके से ये सिनेप्टिक क्लेफ्ट में ज़्यादा देर तक
जो न्यूरोट्रांसमीटर है उसको अवेलेबल करा रहे हैं ताकि रिसेप्टर्स के साथ ज़्यादा बाइंड कर सकें। नाउ मिक्सिड में आते हैं डोपामाइन, जो मेन ड्रग है वो डोपामाइन है। इसके अलावा एफिड्रिन भी है, स्यूडोएफिड्रिन भी है और मेथाम्फेटामाइन भी है। तो ये जो चारों ड्रग्स हैं इनमें दोनों ही एक्शंस हैं, डायरेक्टली एक्टिंग एक्शंस भी होते हैं और इनडायरेक्टली एक्टिंग डायरेक्शंस भी होते हैं। ओके, नाउ द लास्ट थिंग इज ऑन द बेसिस ऑफ कैटाकोल न्यूक्लियस या कैटाकोलामाइन। ओके, तो कैटाकोलामाइन और नॉन कैटाकोलामाइन हमने लास्ट सेक्शन में विद द केमिकल स्ट्रक्चर के साथ हमने डिस्कस किया था। हमने कहा था कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप, जो 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप बेंजीन रिंग के साथ अटैच जो होते हैं वो नहीं होंगे नॉन कैटाकोलामाइन में, बाकी पूरा स्ट्रक्चर कैटाकोल और नॉन कैटाकोलामाइन में सेम होगा। ओके, सो कैटाकोलामाइंस कौन कौन से ड्रग्स होते हैं जिनमें कैटाकोल न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है? वो नॉर एड्रेनालिन है, एड्रेनालिन है, डोपामिन है और आइसोप्रेनालिन है। और जो ड्रग्स हैं जिनमें कैटाकोल न्यूक्लियस मतलब हाइड्रोक्सिल 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स जो हैं वो प्रेजेंट नहीं होते बेंजीन रिंग के साथ, उनको हम नॉन कैटाकोलामाइन कहते हैं। वो हैं एपिड्रिन और एम्फेटामाइन। ओके, सो ये पूरा क्लासिफिकेशन था। फर्स्ट हमने किस रिसेप्टर पे बाइंड करेंगे उसके हिसाब से पढ़ा। सेकेंड हमने उनके क्लिनिकल यूजेस के बेसिस पे पढ़ा। थर्ड हमने उनके एक्शन के बेसिस पे पढ़ा। और फोर्थ हमने उनके केमिकल स्ट्रक्चर या कैटाकोल जो न्यूक्लियस है उनकी प्रेजेंस या एब्सेंस के बेसिस पे पढ़ा। ओके, सो आई होप कि आपको ये क्लासिफिकेशन समझ में आया होगा। इस सेशन से रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।